सल्तनत उस्मानिया 1299 से 1922 तक एक सल्तनत के तौर पर और 1922 से 1924 तक सिर्फ खिलाफत के तौर पर थी, जिसे उस्मानी सल्तनत भी कहा जाता है, जिसे तुर्की में दौलत अले उस्माने के नाम से लिखा जाता है। एक तरफ शाही रियासत थी जिसकी बुनियाद उस्मान गाजी ने 1299 में अपने नाम पर रखी थी। 16वीं और 17वीं सदियों में अपने उरूज पर सल्तनत ने अनातोलिया, जनूब मगरबी यूरोप, मैनलैंड यूनान, बुल्कान, शुमाली इराक के कुछ हिस्से, आज़रबाईजान, शाम, फ़लस्तीन, जजीरा नुमा अरब के कुछ हिस्से, मिस्र और मिस्र के कुछ हिस्सों समेत वसी रकबे पर कंट्रोल किया। शुमाली अफ्रीकी पट्टी बुहेरा रोम के बड़े जज़ायर रूट्स, कब्रस और क्रेट के अलावा अपने वक्त की सबसे मजबूत फौजी सुपर पावर के तौर पर मशहूर थी। ये सल्तनत 16वीं सदी ईस्वी के आखिर तक जमूद का शिकार रही और तवील ज़वाल का सामना करती रही, यहाँ तक कि पहली जंग अजीम के बाद इसकी जगह जदीद जमहूरिया तुर्की ने ले ली। सल्तनत उस्मानिया का उरूज, जीनत और ज़वाल 11वीं सदी में सिलजोक तर्क एशियाई मैदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया था, फारिस और हमसाया मशरक़ी इलाकों पर हमला किया और फिर मगरिब की तरफ अनातोलिया की तरफ बढ़े। वहाँ उन्होंने बाज़ंतैन सल्तनत की साम्राज्य अफवाज को 1071 में मंजिकट के करीब एक तबाहकुन शिकस्त से दोचार किया और उसके बाद कई तर्क कबाइल ने इस इलाके को आबाद किया। 13वीं सदी के आखिर तक मुख्तलिफ अनातोलियाई बिलेक्स छोटी सल्तनतें अमली तौर पर आज़ाद थी लेकिन आपस में झगड़ रहे थे। उस्मान गाजी जो बुथीनिया के सरदार थे। बुथीनिया एक खित्ता जो मगरिब की तरफ बुहेरा मरमरा के करीब वाक़े है। उस्मान गाजी ने सरहदी बाज़ंतैन सल्तनत के साथ जंग का आगाज़ किया, उनके खर्चे पर अपने इलाकों को बढ़ाया और बरसा का मुहासरा कर लिया, जो 1326 में उनकी वफ़ात के बाद फतह हुआ। उस्मान गाजी के जानशीनों ने अनातोलिया और यूरोप में बाज़ंतैन इलाकों पर कब्जा कर लिया, यहाँ तक कि 14वीं सदी के इख्तिताम तक बुल्कान पर भी कब्जा कर लिया। यूरोपियों ने उस्मानियों से लड़ने की भरपूर कोशिशें की लेकिन वो नाकाम रहे, खास तौर पर कोसूर 1389 और निकोपोलिस 1396 की अहम लड़ाइयों में से। टर्कों का मुकाबला मगरिब से नहीं बल्कि मशरिक से हुआ, जब उनका अंकारा के करीब टर्को-मंगोल रहनुमा तैमूर उर्फ तिमरलिन के मातहत हरीफ तैमूरी अफवाज अनातोलिया में एक इलाकाई तनाज़ा पर से तसादुम हुआ। 1402 में उस्मानियों को शिकस्त हुई और सुल्तान बायज़ीद अव्वल को गिरफ्तार कर लिया गया। ताहम मगरिबी ताकतें इस मौका से भरपूर फ़ायदा उठाने में नाकाम रहीं और खाना जंगी के बाद बसूरत दीगर उस्मानी इंटररेगनम के नाम से जाना जाता है, बायज़ीद का बेटा मोहम्मद अव्वल फ़ातेह बनकर उभरा। मुत्तहिदा उस्मानी सल्तनत का बेमिसाल हुक्मरान और उसके लिए उसे अक्सर सल्तनत का दूसरा बानी कहा जाता है। अंकारा की जंग से पहले की तरह सल्तनत की सरहदों को बहाल करने के बाद सुल्तान मोहम्मद अव्वल के पोते सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने 1453 में बाज़ंतैन सल्तनत के आखिरी गढ़ कुस्तुनतुनिया को फतह किया। कुस्तुनतुनिया के ज़वाल के बाद जो नया उस्मानी दारुल हुकूमत बन गया, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने मशरिक़ और मगरिब दोनों में कई फ़ौजी मुहिम्मात शुरू की। सर्बिया, यूनान और बोस्निया सुल्तान के ज़ेर हुकूमत में आ गए और मशरिक़ में सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने 1461 में ट्रिबीज़नड ट्रबज़ोन पर कब्ज़ा कर लिया। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने 1475 में करीमियाई तातारों की बैत भी हासिल की और इस तरह आने वाली 3 सदियों तक बुहेरा अस्वद के इलाके पर उस्मानी हुकूमत बरकरार रही। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के पोते सुल्तान सलीम अव्वल के दौर में उस्मानियों ने मशरिक़ की तरफ रुख किया, जिसने ईरान के हरीफ सफ़वी सल्तनत और मिस्र की ममलूक सल्तनत को निशाना बनाया। उन्होंने 1514 में ममलूक को ज़बरदस्त शिकस्त से दोचार किया लेकिन मुकम्मल फ़तह नहीं किया। ताहम ममलूक सल्तनत को 1517 तक मुकम्मल तौर पर फ़तह किया गया। मुअख्खर अल-ज़िक्र फ़तह ने उस्मानियों को इस्लामी मुक़द्दस शहरों मक्का, मदीना और यरूशलेम तक रसाई दी और उन्हें इस्लामी दुनिया के खलीफा के लक़ब का दावा करने की इजाज़त दी। उस्मानियों और सफ़वियों और एक के बाद दीगरे फ़ारसी सल्तनतें अगली 3 सदियों तक वक्फ़े से टकराती रहीं
اور عراق اور آذربائیجان کے علاقے اس وقت تک کئی بار آپس میں دست و گریباں ہوں گی جب تک کہ معاملات بالآخر 1847 میں امن معاہدے کے ذریعے حل ہوئے۔ سلطان سلیم کے بیٹے سلطان سلیمان اول عثمانی دور کے سب سے مشہور حکمران رہے ہیں اور انہیں مشرق میں قانون ساز اور مغرب میں میگنیفیسنٹ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 1521 میں بلغراد کو فتح کیا، 1523 میں جزیرہ روڈس پر قبضہ کیا اور 1526 میں موہکس کی جنگ میں ہنری کے خلاف ایک بڑی اور نتیجہ خیز فتح حاصل کی۔ افریقہ میں الجزائر نے 1517 میں سلطان سلیم کی بالادستی کو قبول کر لیا تھا اور تیونس 1534 میں سلطان سلیمان کی حکومت میں عثمانی حکومت میں داخل ہوئی۔ 1566 میں ہنگری میں انتخابی مہم کے دوران سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ کی وفات ہو گئی اور سلطنت ان کے اکلوتے زندہ بچ جانے والے بیٹے سلیم ثانی کے ہاتھ میں چلی گئی، اور کچھ مورخین کا دعویٰ ہے کہ یہ عثمانی زوال کا آغاز تھا۔ اگلی دہائیاں فتوحات سے خالی نہیں تھی، لیکن سلطنت کی فوجی اور بحری اتھارٹی ختم ہونے لگی۔ 1570 یمن اور قبرص، 1574 میں تیونس، 1578 میں مراکش میں فیض، 1669 میں کریٹ اور 1672 میں جدید یوکرین میں پوڈولیا کی فتوحات اس میں آخری اہم اضافہ ثابت ہوئی۔ سلطنت عثمانیہ 1683 میں عثمانی فوج کو ویانا کی دیواروں پر تباہ کن شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے نتیجے میں اپنا فوجی وقار کھو بیٹھی۔ 1699 میں سلطنت عثمانیہ کو اجتماعی حملے کی وجہ سے امن کے لیے مقدمہ کرنے پر مجبور کیا گیا۔ کالووٹس کے معاہدے 1699 نے ترکوں کو مجبور کیا کہ وہ آسٹریا، پولینڈ، روس اور وینس کے لیے یورپی علاقے کا وسیع حصہ چھوڑ دیں۔ یہ علاقائی نقصان آنے والی ایک صدی پر محیط واقعہ کا محض ایک تمہید تھا۔ کریمیا کے تاتاروں کو 1783 میں روسیوں کے ہاتھوں شکست ہوئی، اس وجہ سے مشرقی بحیرہ اسود کے علاقے میں سلطنت کی بالادستی ختم ہو گئی۔ یونانی انقلاب 1821 سے 1829 نے یونانی آزادی کو قائم کیا اور ان کی مثال بلغاریہ، سربیا، مونٹی نیگرو اور رومانیہ نے پیش کی، جن میں سے سبھی 19 صدی عیسوی کے آخر تک سلطنت سے الگ ہو گئے۔ مصر 1830 کی دہائی کے اوائل میں ہی براہ راست عثمانی کنٹرول سے بچ گیا اور بالآخر 1880 کی دہائی میں 5 دہائیوں کے بعد برطانوی سلطنت کے ہاتھوں چلا گیا۔ فرانس نے 1830 میں الجزائر اور 1881 میں تیونس پر قبضہ کر لیا اور آخری عثمانی زیر قبضہ افریقی علاقہ لیبیا 1911 میں اٹلی کے قبضے میں آ گیا۔ سلطنتوں میں کوئی اہم شراکت کرنے والے آخری خود مختار عثمانی حکمران سلطان عبدالحمید ثانی تھے، جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کے پہلے آئینی دور 1876 سے 1878 تک آئینی بادشاہت کا دور کے درمیان بادشاہت سنبھالی، جس کو انہوں نے صرف 2 سالوں میں ختم کر دیا، مطلق بادشاہی کنٹرول کا اعادہ کیا۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے جدید کاری کی زبردست کوششیں کی، خاص طور پر تعلیم کے شعبے میں، اور کئی تکنیکی ترقیاں متعارف کروائیں جیسے وسیع ریلوے نظام بچھانا۔ سلطان عبدالحمید ثانی کو 1909 میں ینگ ترک پارٹی، ایک قوم پرست اور سیکولر سیاسی ادارے نے معزول کر دیا، جس نے سلطنت میں آئینی بادشاہت کو بحال کیا، جسے سلطنت عثمانیہ کا دوسرا آئینی دور 1908 سے 1920 بھی کہا جاتا ہے۔ تاہم اس وقت سے سلطان محض نقوش بن گئے اور سلطنت اپنی تباہی کے راستے پر چل پڑی۔ آخری کیل سلطنت کے تابوت میں اس وقت ٹھونک دی گئی جب یہ پہلی عالمی جنگ 1914 سے 1918 میں مرکزی طاقتوں کی طرف سے آسٹرو ہنگری سلطنت اور جرمنی میں شامل ہو گئے۔ سلطنت جنگ سے تباہ ہو گئی اور 1922 تک سرکاری طور پر اس کا وجود ختم ہو گیا۔ جنگ کے بعد یونانی فوج نے اناطولیہ پر حملہ کیا، ازمیر کو لے کر اندرون ملک منتقل ہو گئے۔ یونانی حملہ آور قوت کو ترک آزادی پسندوں نے پیچھے دھکیل دیا، جس کی قیادت ترک قوم پرست رہنما اور جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال کر رہے تھے، اس دوران جسے بعد میں ترکی کی جنگ آزادی کے نام سے موسوم کیا گیا۔ آخری عثمانی رہنما عبدالمجید ثانی نے 1922 سے 1924 تک صرف 2 سال تک اسلام کے خلیفہ کے طور پر علامتی طور پر خدمات انجام دے، یہاں تک کہ اس دفتر کو کمال کے ذریعے سرکاری طور پر ختم کر دیا گیا۔
मुराद अव्वल के वक्त से उस्मानी रियासत के रहनुमा को सुल्तान कहा जाता था, जिसे अक्सर मजहबी तौर पर मुतासिर जंगजू बादशाह के तौर पर समझा जाता है। सुल्तान का लक़ब कुरून वस्ता के ज़माने में इस्लामी दुनिया के मुतअद्दिद बादशाहों के ज़रिया इस्तेमाल किया गया था और बहुत से मामलात में मुस्लिम कम्युनिटी के रूहानी पेशवा खलीफा, अरबी में खलीफा, की बरकत से इसे मजीद जायज़ बनाया गया था। सुल्तान अगरचे नजरी तौर पर खलीफा का मातहत थे, लेकिन अमली तौर पर खुद मुख्तार और ज़्यादातर मामलात में ज़्यादा बाइख्तियार थे। सुल्तान के इक़दामात और फैसलों को हतमी समझा जाता था, हालांकि मदद करने के लिए वज़ीरों वुज़रा, जिसे पाशा भी कहा जाता है, का एक मुशावरती इदारा था और बाज़ औक़ात सियासी मामलात में सुल्तान की जगह भी ले लेता था। ये वज़रा और कई दूसरे आला ओहदादार ब्यूरोक्रेट्स का इंतखाब बुल्कान के मफ्तूहा इलाके से भर्ती इलियट जिन्यूसरा मिलिट्री कोर के होनहार अफसरों में से किया गया था। अजीम अलशान वज़ीर, वज़ीर आज़म सुल्तान का बड़ा रास्त मातहत था और बहुत से मामलात में मुअख्खर ज़िक्र के इख्तियार को ज़ाहिर करने में अहम किरदार साबित हुआ, जैसा कि कोपरविलो ख़ानदान के अफराद ने 1656 से 1703 तक लगातार इस ओहदे पर खिदमात अंजाम दी। उस्मानी फ़ौज। सल्तनत के बानी उस्मान गाजी ने अपने आप को गाजी के तौर पर निशानजद किया, जिसका मतलब है मुक़द्दस जंगजू, और इस तरह के मुक़द्दस जंगजुओं पर मुश्तमिल अफ़वाज की क़ियादत करते हुए बाज़ंतीनियों के खिलाफ मुक़द्दस जंग की एक शक्ल गाजी छेड़ते रहे। जैसे जैसे सल्तनत उस्मानिया फैलती गई, तुर्की की बढ़ती हुई फ़ौज में नए फ़ौजी दस्ते शामिल किए गए। हमला आवर घुड़सवार दस्ते, जिसे इकियंसस एकन छापा कहा जाता है, अक्सर स्काउट और अहम फ़ौज के पहुंचने से पहले दुश्मन के इलाके में पहले से पहले छापे मारने के लिए काम किया जाता था। सिपाही आला उस्मानी भारी घुड़सवार दस्ते थे जो अच्छी तरह से बख्तरबंद और नेज़ों से लैस थे, जिन्हें तनख्वाहों के बजाय ज़मीन दी जाती थी। हल्की पैदलैस थे जो अक्सर उनको जंग का रुख मोड़ने में मदद देते थे। उस्मानी बारूद के हथियारों को शामिल करने के लिए मशहूर थे, जिनमें हल्की और भारी तोपें शामिल थीं। मुअख्खर ज़िक्र की मिसाल बड़े पैमाने पर दार्दनेल्ज़गेन से मिलती है, जिसका एक नमूना 1453 में कुस्तुनतुनिया की दीवारों के सामने भी तैनात किया गया था। उन्होंने जंगी धुनें और कई शाही तराने बजाए, जिनमें से बहुत से गाने आज तक मशहूर हैं। ये फौजी ढांचा अगरचे इब्तिदाई तौर पर काफी कामयाब था, आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता गया क्योंकि अफवाज को जदीद बनाने या इस्लाह करने की कोई कोशिश नहीं की गई। जिनीसरियों ने इक़्तिदार की सीढ़ी पर चढ़ते हुए सुल्तानों की कीमत पर दूसरे फौजी अहकामात से दूरी इख्तियार की, जिसने ब्रिगेड की शक्ल इख्तियार कर ली, जैसे सिलाली बगावतें जो पूरी सल्तनत के मरकज में फैली हुई थी और मुकम्मल तौर पर ज़ेर करने में दहाइयां लगी। इस दौरान बैरूनी दुश्मनों ने फौजी बर्तरी हासिल करना शुरू कर दी। सुल्तान सीलिम ने निज़ाम सीडिड न्यू ऑर्डर मुतारफ कराया, एक इस्लाहशुदा फौजी निज़ाम जो मुमकिना तौर पर मतरूक जिनीसरियों की जगह ले सकता है। इस इक़दाम को जिनीसरियों की तरफ से सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जिसने सुल्तान को अपनी कोशिशें तर्क करने पर मजबूर किया और बिलाखिर इसकी जान ले ली। उस्मानी सलाहियतों की कदर करने के लिए भी मशहूर थे, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों में भी। मिसाल के तौर पर उन्होंने बहरी कज़ाकों और कज़ाकों को भर्ती किया, जो उनकी सफ़ों के दरमियान उनके बहरी जहाज़ों पर हमला करते थे और दुश्मन को दोस्त बना देते थे। सबसे ज्यादा काबिल जिक्र मिसालों में से दो हैर अल-दीन बारबारूसा, जो पेवीज़ा की बहरी जंग के फाते, और यूसुफ रईस, जिसका असल नाम जैक बुर्डी था और मुमकिना तौर पर पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सीरीज में कैप्टन स्पीरू के किरदार उन्हीं के इंस्पायर होगा। उस्मानी बहरिया, जिसे सबसे पहले सुलेमान दी मैग्निफिसेंट ने टाइटैनिक पैमाने पर कमीशन किया था, बुहेरा रोम पर गलबा हासिल किया। दीगर यूरोपीय बहरी ताकतों से दुश्मनी में, खास तौर पर वीनस, जब तक कि लिपेंटू की जंग 1571 में उस्मानी की शिकस्त तक, और फिर उस्मानी बहरी ताकत के आसार 17वीं सदी के बाद जदीदकारी में रगड़ और एक मजबूत और बड़े बेड़े की मदद के लिए फंड्स की कमी की वजह से खत्म होते गए। उस्मानी मईशत और तिजारत।
1453 में कुस्तुनतुनिया का सकूत न सिर्फ जदीद उस्मानी साम्राज्य अज़ाइम का आगाज था बल्कि तुर्कों के लिए इस इलाके पर तिजारती राज भी हासिल कर लिया था। चूंकि क्रीमिया के तातारियों ने सुल्तान के साथ वफादारी का हल्फ उठाया था, इसलिए बुहेरा अस्वद के इलाके में भी सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपनी हुकूमत कायम की। दरदानियाल को अपने कंट्रोल में रखते हुए तुर्कों ने तारीखी सिल्क रूट को अपने मगरबी दुश्मनों के लिए बंद कर दिया। मुगलिया हिंदुस्तान 1526 से 1857 तक वक्फे से मुगलिया हिंदुस्तान के साथ खुसूसी तिजारती हुकूक, एक इलाकाई सुपर पावर बहर हिंद के रास्ते भी दोनों सल्तनतों के लिए आमदनी का ढेर लेकर आया, और यूरोपी ताजिर जो उस्मानी कंट्रोल वाले रास्तों का इस्तेमाल करते थे सल्तनत को टैक्स अदायगी करने के पाबंद थे। बुहेरा रूम और बहर हिंद में उस्मानी तसल्लुत और दारदनल्स पर उनके कंट्रोल ने हरीफ यूरोपी ताकतों को मगरिब की तरफ नई दुनिया में नए तिजारती रास्ते तलाश करने पर मजबूर किया। ताहम तुर्कों ने जल्द ही मशरिक में इस किनारे को खो दिया, जैसा कि मुअर्रिख मेहरदाद किया ने वजाहत की है। रिवायती ज़मीनी रास्तों से नए समंदरी रास्तों की तरफ तिजारत के नुमायां मोड़ से सल्तनत की माशी और माली ज़वाल में इजाफा हुआ। तारीखी तौर पर सेंट्रल एशिया से मिडल ईस्ट एशिया तक फैला हुआ वसी खित्ता चीन और यूरोप के दरमियान ज़मीनी पुल का काम करता है। उस्मानी हुकूमत की तरफ से जमा किए जाने वाले टैक्स और कस्टम चार्जेस रियासत की तरफ से हासिल होने वाली आमदनी का एक अहम हिस्सा थे। कैप ऑफ गुड होप की पुर्तगाली गोलाबारी और उसके बाद ईरान, हिंदुस्तान और इससे आगे के लिए एक सीधा समुद्री रास्ते का कयाम हुआ। ताहम यूरोपी रियासतों और ताजिरों को उस्मानी ज़ेर कब्जा इलाके को बाईपास करने की इजाज़त दी गई। उस्मानी दौर का फ़न और फ़न तामीर। उस्मानी दौर के तामीराती शाहकार सदियों से ज़ायरीन को हैरान और मशहूर कर रहे हैं। उस्मानी फ़न तामीर फ़ारसी, बाज़ंतैन और अरबी तर्जों से बहुत ज़्यादा असर करती हैं। तीनों को मिलाकर एक अनोखा इम्तिजाज बनाता है। मस्जिदों और मसाजिद के लिए उनके डिज़ाइन में बिल्कुल मुजस्सम होता है, जिनमें से कई को सुल्तानों ने बनाया था क्योंकि वो इस्लामी अक़ीदे का मरकज़ हैं। मदारिस, मजहबी मकातिब, हस्पताल, यूनिवर्सिटियाँ, सुल्तानों के मकबरे भी तुर्क तामीराती महारत की बेहतरीन मिसाल हैं। मीमर सिनान, एक मुमताज़ उस्मानी आर्किटेक्ट, ने सुलेमान दी मैग्निफिसेंट और उनके दो जानशीनों के मातहत खिदमात अंजाम दी और माइकल एंजेलो की फजीलत का मुकाबला किया। सिनान सुलेमानी मस्जिद 1557 में इफ्तिताह और सलीमी मस्जिद 1575 में इफ्तिताही जैसे शाहकार डिज़ाइन करने के जिम्मेदार थे। उनके शागिर्दों में से एक मशहूर सुल्तान अहमद मस्जिद नीली मस्जिद 1616 में तामीर मुकम्मल हुई को तामीर करवाया था। उस्मानी महलात जैसे तोपकापी, जिसका मतलब तोप का दरवाज़ा, जो 15वीं और 16वीं सदी के दरमियान शाही रहाइश और हेडक्वार्टर के तौर पर काम करता था, और दौलम बागचा महल यानी बाग में भरा हुआ दौलम बागचा महल 19वीं सदी के वस्त में तामीर किया गया। 19वीं सदी के बाद से दरबार में यूरोपी तर्ज की मौसीकी भी शामिल की गई, जैसा कि सरकारी उस्मानी शाही तराना की मिसाल दी गई, जो सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल की सरपरस्ती में मुरतब किया गया। आर्ट और फ़न तामीर की ये शक्लें जदीद मुबस्सरीन को उन चीज़ों को बेहतर तौर पर समझने की इजाज़त देती हैं जिन्हें तुर्क अवाम अपने दिलों के करीब रखते हैं, और अगरचे सदियों के दौरान बतदरीज बढ़ते हुए यूरोपी असरात का मुशाहिदा किया जा सकता है, फिर भी कोई इन अनासिर की तमीज़ कर सकता है जिन्होंने उस्मानी तुर्कों को मुनफरिद बनाया।